जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी ओशियन पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग इमरजेंसी आपातकाल को समझेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ बात करना चाहता हूं आपके साथ। दोस्तों, सबसे पहले तो आपकी बहुत सारी शिकायतें होंगी कि काफ़ी लंबे समय बाद हम लोग मिल रहे हैं। हमारी एक लंबे समय की अवधि में बीच में गैप बना रहा, तो आपकी शिकायतें होंगी और शिकायतें आपकी जायज़ हैं। और दोस्तों, शिकायतें अपनों से ही होती हैं, तो इस चीज़ को लेकर के मैं एक्सेप्ट करता हूँ। मेरी अपनी पर्सनल कुछ प्रॉब्लम्स थी और ये सब चीज़ें था जिसकी वजह से थोड़ी दूरी बनी हुई थी, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ और अब हम लोग रेगुलर फिर से मिलने का प्रयास करेंगे। और मेरी कोशिश होगी कि दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको मैं बहुत जल्द कवर कराऊँ आपका। और आज की क्लास में हम लोग इमरजेंसी पढ़ने वाले हैं। इमरजेंसी आपातकाल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें इंटरेस्ट भी बनता है। मतलब ऐसा नहीं कि ऐसे यूं ही कोई टॉपिक है, काफ़ी कुछ आप जानते भी होंगे पहले से। सबसे बड़ी बात तो ये है, तो एक टॉपिक की खूबसूरती बढ़ जाती है जब हम पहले से परिचित होते हैं। दूसरी बात कि एग्जाम में भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन भी बराबर दिखाई देगा। इमरजेंसी से आपको हमेशा क्वेश्चन दिखाई देगा, तो इसको लेकर के भी हमेशा ये होता है कि यार ये कहाँ से आ गया, ये नए नए तरह के क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो पहली बात ये कि मैं इमरजेंसी को एकदम अच्छे से आपके साथ डिस्कस करूंगा। हम लोग मिलजुल करके इस चीज को कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करेंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एक बात और दोस्तों, आप लोग नोट्स अपने हाथ से बनाते हुए चलिए, क्योंकि यहां पर कुछ लिखा हुआ नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते तो मतलब बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं। इसका जो नोट्स है, इसका पूरा जो भी टेक्स्ट है, जो भी जितने भी फैक्ट बनते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सब को मैंने बिल्कुल एकत्रित करके उसको बिल्कुल पीडीएफ के फॉर्मेट में बना करके और उसको मैं आपको ग्रुप में कल सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको इत्मीनान से ध्यान से पढ़िए। और दोस्तों देखिए, एक चीज है कि आप मेहनत जरूर करिए, चाहे हम लोग रेगुलर मिले न मिले वो तो सेकेंडरी है। आपका प्यार, आपका जो स्नेह है हमारे प्रति, जो आपका एक लगाव है, मेरा भी आपके प्रति बहुत लगाव है, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां हैं, इसकी वजह से ये सब चीजें थोड़ी दूरी है। लेकिन कोई बात नहीं है, आप मेरे हमेशा दिल के करीब थे और दिल के करीब ही रहेंगे। और दोस्तों एक बात और भी है कि देखिए, अगर आपको द्वारका बनाना है, भगवान कृष्ण जी है ना, तो अगर आपको अपनी द्वारका बनानी होगी तो भाई मथुरा से लगाव छोड़ना पड़ेगा। अब छोटी छोटी जो आपके प्रॉब्लम्स है, जो छोटी छोटी चीजें हैं, लगाव हर किसी से होता है, अपनी फैमिली से, अपने घर वालों से, सबको ये होता है कि हम अपने घर पे रहें, अपने सबके साथ रहें। लेकिन आपको त्याग करना पड़ेगा। त्याग ये है कि आप अपने घर में रह करके अगर नहीं पढ़ाई कर पा रहे हैं तो उस मोह में परिवार के मत फंसिए। आप दूरी बना करके लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए, कहीं रूम लेकर के पढ़िए, लेकिन त्याग करना पड़ेगा अगर आपको अपनी द्वारका का साम्राज्य बनाना होगा तो। ठीक है, बस इसी शब्दों के साथ दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। आपातकालीन प्रावधान। तो सबसे पहले आपातकालीन प्रावधान हमारे संविधान में कहां पर है? तो दोस्तों ये संवैधानिक प्रावधान है ना। कुछ प्रावधान ऐसे होते हैं, मैं बिल्कुल आपको सारी चीजें बता रहा हूं, भले ही आप जानते हैं लेकिन कुछ स्टूडेंट नए भी होंगे। तो आप देखिए, ये एक संवैधानिक प्रावधान है। संवैधानिक प्रावधान क्या होता है? जिसका प्रावधान हमारे संविधान में ही मिलता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? संवैधानिक प्रावधान। तो ये ऐसा नहीं कि सरकार ने बाद में, हाँ इसमें संशोधन बाद में बहुत सारे हुए हैं, तो वो हमें समझना है। ठीक है, अब ये संविधान में है तो सर संविधान में कहां पर है? तो संविधान में एक भाग है, भाग नंबर, दोस्तों ये आप कलर चेंज कर देता हूं। दोस्तों संविधान में एक भाग है, भाग नंबर 18। तो सबसे पहले तो कई बार इमरजेंसी यही पूछ लिया जाता है कि किस भाग में है, तो भाग जो है इमरजेंसी या आपातकाल कहते हैं इसको, तो ये भाग नंबर 18 में होगा। अब आपसे आर्टिकल पूछा जा सकता है कि किस आर्टिकल में होगा। तो दोस्तों ये जो आर्टिकल आएगा ना, आर्टिकल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और आर्टिकल देखिए, ऐसे नहीं पूछा जाता कि कोई एक आर्टिकल पूछ लेगा तो वो तो हम प्रावधान पढ़ेंगे ही, लेकिन इमरजेंसी का पूरा प्रावधान कितने आर्टिकल में है वो आपको समझना पड़ेगा। तो 352 से लेकर के 360 तक के जितने भी आर्टिकल हैं वो सब ये समझ लो कि ये इमरजेंसी की बात है। सर कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि जैसे वो कभी ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन बना सकता है कि, जैसे ध्यान से समझना आपको कि देखिए ऐसे क्वेश्चन बना सकता है वो कि इमरजेंसी का प्रावधान किस आर्टिकल में नहीं है, तो बस आप 352, 356, 360 मत रटो, वो 358 दे देगा, 359 दे देगा, 352 दे देगा, और उपर्युक्त सभी
उपर्युक्त सभी, और वो कह देगा कि निम्नलिखित में से किसमें आपातकाल का प्रावधान है, किसमें आपातकाल का प्रावधान है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो 352 पे लगाएंगे, जबकि ये गलत हो जाएगा, उपर्युक्त सभी होगा दोस्तों, सभी होगा। तो ये ध्यान रखना कि आपातकाल का जो प्रावधान है वह 352 से लेकर के 360 तक के आर्टिकल के अंतर्गत है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों एक चीज और भी है इसमें, एक तो भाग हो गया, आर्टिकल हो गया, और एक फैक्ट आप और ध्यान रखेंगे कि ये किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। ये भी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये पूछा जाता है कि ये किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो आप सब रटे होंगे, और नहीं रटे हैं दोस्तों तो रट लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जर्मनी के वाइमर संविधान से, जर्मनी के वाइमर संविधान से। अब ये वाइमर संविधान क्या है? तो दोस्तों जर्मनी के कई सारे संविधान कई बार बनाए गए, तो इसमें जो वाइमर संविधान है, तो बस अब या तो कभी कभी वाइमर संविधान दे देता है या जर्मनी का वाइमर संविधान देता है, आप ये पूरा शब्द रट लेंगे। तो ये 3 फैक्ट है जो आपको रटना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए परिचय इसका, आपातकालीन प्रावधान क्यों जरूरी है। तो जरूरत ही क्या पड़ गई थी हमारे संविधान में, इमरजेंसी का प्रावधान ऐड करने के लिए। ऐसी क्या जरूरत थी यार, छोड़ देते हैं इसको ऐसे ही, तो कुछ ना कुछ तो जरूरत होगी ना। तो इसके पीछे रीजन बहुत बड़ा है, क्योंकि दोस्तों वास्तव में ये प्रावधान बहुत बड़ा है, प्रावधान सच में बहुत बड़ा है। ये इमरजेंसी मजाक की चीज नहीं है, इमरजेंसी बहुत सेंसिटिव और बहुत बड़ी चीज है। भगवान करें कभी किसी देश को इमरजेंसी के दौर से न गुजरना पड़े। देश बर्बाद हो जाते हैं, बिल्कुल 100 साल पीछे चले जाते हैं। तो इमरजेंसी बहुत खतरनाक है, और हमारे संविधान में इमरजेंसी का प्रावधान किया हुआ है कि सरकार इमरजेंसी लगा देगी। तो क्या कारण था? तो दोस्तों इसके पीछे का कारण आपको रटना नहीं है, केवल समझना है, एक माइंडसेट आपको लेकर के चलना है कि देखो हमारा देश बहुत बड़ा है। इंडिया आपको पता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का इसका एरिया है। इतने बड़े देश में और जनसंख्या में हम वर्ल्ड में नंबर 1 पे हैं। इतने विविधता है हमारे देश में, धार्मिक रूप से विविधता, जातीय रूप में विविधता, भौगोलिक रूप में विविधता, भाषाई विविधता है ना, कल्चर, खान पान, रहन सहन, हर चीज में विविधता है। विविधता मतलब वैरायटी, अलग अलग। और क्या आपको लगता है दोस्तों कि इतनी तरह तरह के लोग हैं इसमें, इतना जैसे जातीय विविधता है, धार्मिक विविधता है, इतनी विविधता कहीं नहीं है। भारतीय कल्चर को सलाद का कल्चर, सलाद टाइप कल्चर कहते हैं। मतलब एक प्लेट में गाजर भी है, मूली भी है, टमाटर भी है, सारी चीजों का कट रखा हुआ है। तो ऐसे है। तो हमारे कल्चर में क्या आपको लगता नहीं कि टकराहट की स्थिति होगी? तो हो सकती है, लेकिन ये टकराहट होना जरूरी है। किसी भी समाज में टकराहट होता है तो बेस्ट चीज निकल करके आती है, वो चीज अपनी जगह है, वो उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन अगर यही टकराहट, यही संघर्ष इस लेवल पे बढ़ जाए कि वह देश को कमजोर करने लगे, देश को पीछे लेके चला जाए, तो दोस्तों बहुत बुरी कंडीशन हो सकती है देश की ना, जैसे गृह युद्ध जैसी स्थिति हो जाए। तो इन सब चीजों से निपटने के लिए, गृह युद्ध की स्थिति, गृह युद्ध ना हो जाए, देश में लोग एकदम मार काट पे उतारू ना हो जाए, इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए हमारे संविधान में आपातकाल का प्रावधान किया गया। फिर इतना ही नहीं है, ये सब तो चलो हमारा अपना मामला है। आपको यह भी पता होगा कि हमारे आसपास कुछ दुष्ट टाइप के देश हैं जो हमेशा भारत को जैसे कुछ न कुछ करके डिस्टर्ब करने का प्रयास करते हैं और स्थिर रखने का प्रयास करते हैं। और 2 बड़े देशों का नाम आपको ध्यान रखना है। बड़े देश का मतलब यह है कि जो भारत के पड़ोसी 2 देश हैं। तो जैसे एक है चीन दोस्तों, आपको पता है, और चीन के साथ हमारा बहुत लंबा बॉर्डर लगता है। और दूसरा है पाकिस्तान। बॉर्डर तो कई देशों से लगता है, लेकिन इन दोनों के देशों के साथ युद्ध का खतरा हमेशा बना रहता है। अब आप मुझे एक बात बताओ कि अगर इन दोनों ने कोई दुष्टता की और उस कंडीशन में हमारे देश में अस्थिरता आ जाए, लेकिन आपातकाल का कोई प्रावधान ना हो, इसको कंट्रोल करने का कोई प्रावधान ना हो, तो देश स्थिर, फिर से अस्थिर हो जाएगा, स्थिर नहीं रह पाएगा। तो इन सब चीजों को कंट्रोल में रखने के लिए, स्थितियों को सामान्य बनाए रखने के लिए आपातकालीन प्रावधान किया गया है। तो उम्मीद करता हूं आपको यह समझ में आ गया होगा कि आपातकाल का प्रावधान क्यों किया गया। तो अगर आंतरिक रूप से कोई गड़बड़ी हो या बाह्य रूप से कोई गड़बड़ी हो, उसको कंट्रोल करने के लिए संविधान बनाने वालों ने देश की सुरक्षा को प्रायोरिटी देते हुए उन्होंने आपातकाल का प्रावधान जोड़ दिया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए भीमराव अंबेडकर साहब ने इसके बारे में एक स्टेटमेंट दिया है और ये आप नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे। जैसे आपसे ये स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कि किसका है, कि आपातकालीन प्रावधान राष्ट्र की सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा कवच है, इसको सेफ्टी वाल्व कहते हैं। तो सुरक्षा कवच आपसे पूछा जाएगा कि इमरजेंसी को सुरक्षा कवच किसने कहा है, तो ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है। सोचिए इमरजेंसी का जो प्रावधान है ये हमारे देश का सुरक्षा कवच है कि देश में हालात बद से बदतर ना हो जाए। ठीक है, अब आपातकाल के प्रकार हम लोग देखते हैं, कितने टाइप के इमरजेंसी या आपातकाल होते हैं। तो दोस्तों 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। मतलब आपातकाल हमारे देश में जो प्रावधान संविधान में किया गया है कि लगाया जा सकता है भारत में, तो 3 प्रकार का है। ठीक है, 3 प्रकार का है। पहला प्रकार जो है इसका, उसे कहते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल। अब मेरी बात ध्यान से समझना है आपको, और ये आपके एग्जाम में आएगा भी। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारे संविधान में जो आर्टिकल है 352 से लेकर के 360 तक के आर्टिकल हैं। तो अगर कभी केवल आपातकाल, मेरी शब्द पे ध्यान देना आप, नहीं तो फिर फंस जाएंगे। केवल अगर आपातकाल शब्द पूछा जाए कि आपातकाल का प्रावधान किस आर्टिकल में है, तो आप 352 से 360 बताएंगे। लेकिन अगर राष्ट्रीय आपातकाल कहेगा, राष्ट्रीय आपातकाल, तो दोस्तों ये 352 में बताएंगे, 352 में। ठीक है, ये सभी प्रकार के आपातकाल आते हैं इसमें 352 से 360 तक, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल आता है 352 तक। ठीक है, कीड़ा आ गया। चलो अब देखिए दोस्तों, जो दूसरा हमारा आपातकाल है दूसरे टाइप का, उसे हम लोग कहते हैं राष्ट्रपति शासन। ये राज्य का आपातकाल होता है, इसे राष्ट्रपति शासन के नाम से जानते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति शासन के नाम से जानते हैं। आपके एग्जाम में इसी शब्द से आएगा, तो आपको यही प्रचलित भी है, एग्जाम में भी यही आता है। ठीक है, ये अगर पूछा जाएगा कि किस आर्टिकल में है, तो 356 में है। ठीक है, और तीसरे प्रकार का जो आपातकाल होता है हमारे देश में, उसे हम लोग कहते हैं वित्तीय आपातकाल। क्या कहते हैं दोस्तों? वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल। ठीक है, वित्तीय आपातकाल ये सबसे कम प्रचलित है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक है वित्तीय आपातकाल। हम लोग समझेंगे आगे। 360 में है ये। तो ये 3 तरह के आपातकाल हो गए। मैंने आपको बताया आपातकाल के प्रकार कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। कई बार इसका प्रकार भी एग्जाम में पूछा गया है कि भारत में कितने प्रकार के आपातकाल लगाए जा सकते हैं। तो 3 प्रकार के आपातकाल आप ध्यान रखेंगे, हम लोग समझेंगे इन सब के बारे में आगे। अब राष्ट्रीय आपातकाल, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। जो नेशनल इमरजेंसी है, जो 352 में इसका प्रावधान है, मैंने अभी बताया आपको। तो ये पहले प्रकार का आपातकाल है, पहले प्रकार का आपातकाल है राष्ट्रीय आपातकाल, जिसे हम लोग आर्टिकल नंबर 352 में पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, तो देखिए दोस्तों, आपको रटना नहीं है। अगर एक बार आप समझ लेंगे ना, तो डील कर लेंगे क्वेश्चन से। जैसे इसमें नाम में ही क्या रखा हुआ है, नाम में ही देखो, नाम में ही क्या लिखा हुआ है, इसके नाम में ही क्या शब्द है, राष्ट्रीय। इसका मतलब क्या है कि ये किसी राज्य का या क्षेत्रीय लेवल का नहीं है, ये राष्ट्रीय लेवल का है। इसका मतलब ये हुआ कि जब देश, राज्य नहीं, क्षेत्र नहीं, जब देश के सामने ऐसी संकट उत्पन्न हो जाए, भले ही वो किसी एरिया में है, लेकिन वह राष्ट्रीय महत्व का है, उससे पूरा देश डिस्टर्ब हो सकता है, भले ही वो किसी क्षेत्र के महत्व का है, लेकिन जब उससे कोई देश के, मतलब भारत के पूरे हिस्से में डिस्टर्बेंस उत्पन्न हो सकती है, तो इसका मतलब यह कि पूरे देश के लेवल का है, ये है ना, राष्ट्रीय लेवल का है। तो देश पर जब खतरा मंडराए, तब इस आपातकाल का प्रयोग करते हैं, और अभी तक 3 बार ये आपातकाल लगाया गया है, जिसे हम लोग नेशनल इमरजेंसी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। अब राष्ट्रीय आपातकाल हो गया। अब इसमें एक चीज आपको और जानना है कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है वह कितने कारणों से लगाया जा सकता है। अगर ये आप समझेंगे तो इसको समझना आसान हो जाएगा। तो कितने कारणों से लगाया जा सकता है, कारण आप नोट करेंगे, कारण। तो दोस्तों इसमें ध्यान रखना है आपको कि 3 कारणों से नेशनल इमरजेंसी लगाया जा सकता है। पहला जो कारण है दोस्तों, वो है चलो पहले बाह्य आक्रमण। दूसरा जो होता है वह होता है युद्ध की स्थिति, और तीसरा जो कारण है इसे हम लोग कहते हैं आंतरिक गड़बड़ी। लेकिन ध्यान रखना आपको, ये मैं क्यों बता रहा हूं, अब ये आंतरिक गड़बड़ी नहीं है,
ये मूल संविधान में था और मूल संविधान के शब्द आपके एग्जाम में पूछते हैं, तो अब ये शब्द रिप्लेस हो गया है, ये शब्द यहां से हटा दिया गया है। तो सर आपने बताया क्यों? इसलिए बताया कि एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन बना हुआ है कि हमारे मूल संविधान में ये क्या शब्द था, तो मूल संविधान में ये कारण बताया गया था, इसको 44वें संविधान संशोधन से रिप्लेस कर दिया गया है और जो वर्तमान शब्द है उसके जगह पे क्या लिख गया है, सशस्त्र विद्रोह लिख दिया गया है। ठीक है दोस्तों, सशस्त्र विद्रोह शब्द है। तो आप याद रखेंगे सशस्त्र विद्रोह, आपको जो याद करना है वो क्या याद करना है, सशस्त्र विद्रोह। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि मूल संविधान में आंतरिक गड़बड़ी शब्द था। क्लियर है? और ये कब चेंज किया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 में। तो उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए ये 3 कारण हैं जिसकी वजह से राष्ट्रीय आपातकाल लगाते हैं, इन्हीं को हमें समझना है। ठीक है, लगाने की प्रक्रिया। तो कारण मैंने बता दिया कि 3 कारण जब बनेंगे, 3 कारण जब बनेंगे। पहला कारण है बाह्य आक्रमण। तो बाह्य आक्रमण का मतलब यह है कि अगर किसी देश के द्वारा, किसी दूसरे देश के द्वारा भारत पर आक्रमण किया जा रहा हो या करने की योजना बनाई जा रही हो, हमारे किसी पड़ोसी देश है या किसी दूर का कोई देश है, अगर वो भारत पर आक्रमण करने की योजना भी बना रहा हो ना। अच्छा, एक चीज आपको ध्यान रखना है, केवल युद्ध हो गया हो या आक्रमण हो गया हो तब इमरजेंसी लगाया जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर योजना भी बनाई जा रही है, अगर भारत को यह संभावना है कि किसी देश के द्वारा हमारे देश पर आक्रमण किया जा रहा है और इससे हमारे देश की जो व्यवस्था है वह डिस्टर्ब हो सकती है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए इमरजेंसी लगाया जा सकता है। तो संभावना के आधार पर भी लगाया जा सकता है, कथन कारण के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है। तो हो गया बाह्य आक्रमण। दूसरा है युद्ध की स्थिति। दोस्तों ये और ये दोनों, कई सारे स्टूडेंट एक ही शब्द समझते हैं, ये दोनों अंतर है इन दोनों में। तो बाह्य आक्रमण का मतलब हुआ कि किसी देश के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया है, और युद्ध का मतलब क्या हुआ कि जब भारत अपनी मर्जी से किसी देश के साथ युद्ध कर रहा है। यहां पर मर्जी नहीं है, यहां पर एक तरफा है कि उसने डायरेक्ट भारत पर आक्रमण कर दिया, और यहां पर भारत अपनी मर्जी से लड़ रहा हो। दोनों ही कंडीशन में अगर किसी देश के द्वारा एक तरफा युद्ध भारत पर, मतलब एक तरफा आक्रमण हो या भारत अपनी मर्जी से लड़ रहा हो, दोनों ही कंडीशन में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। कौन करता है, क्या है, वो सब हम आगे समझेंगे, लेकिन अभी आप बस ये समझो कि कैसे लगाया जाता है। तो ये 2 कारण हो गए। तीसरा कारण था आंतरिक गड़बड़ी मूल संविधान में, अब इसके जगह पे हो गया सशस्त्र विद्रोह शब्द। ठीक है, मतलब हमारे देश में अगर कोई विद्रोह हो जाए, जैसी स्थिति हो जाए, तब भी आपातकाल लगाया जा सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की प्रक्रिया क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की प्रक्रिया क्या है, तो आपको ध्यान से समझना है। अब यहाँ पे जो याद करना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सबसे पहले तो आपातकाल लगाता कौन है? तो आपातकाल दोस्तों लगाता है राष्ट्रपति। कौन लगाएगा? राष्ट्रपति। तो ये आपको ध्यान रखना है, कभी भी आप प्रधानमंत्री नहीं बताएंगे, कभी भी आप मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल नहीं बताएंगे, कभी भी आप संसद नहीं बताएंगे, आप हमेशा बताएंगे राष्ट्रपति को। आपातकाल हमेशा राष्ट्रपति लगाता है, लेकिन यह अपनी मर्जी से आपातकाल नहीं लगा सकता। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से आपातकाल की घोषणा कर दिया, फिर क्या होगा? तो दोस्तों ये जो राष्ट्रपति है यह किसी के सलाह पर ही आपातकाल लगाएगा। तो सवाल है कि किसके सलाह पर ही आपातकाल लगाएगा? तो दोस्तों ये ध्यान रखना है कि मंत्रिमंडल। अब यहां पर एक शब्द जो किताबों में भी गड़बड़ मिलता है, किताबों में भी कई किताबों में गड़बड़ दिया हुआ है, वह मंत्री परिषद लिखा हुआ है, लेकिन आपको मंत्रिमंडल याद करना है। मंत्रिमंडल याद करना है दोस्तों, मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पे कई बार जैसे पीसीएस लेवल पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि वो मंत्री परिषद भी ऑप्शन में होगा, मंत्रिमंडल शब्द भी होगा, तो वहां पर मंत्री परिषद शब्द गलत हो जाएगा, मंत्रिमंडल होगा, लेकिन आप मंत्रिमंडल ही। अच्छा सर इतना जोर क्यों दे रहे हो मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में? दोनों में अंतर होता है। मंत्री परिषद बड़े आकार का होता है, मतलब जितने टाइप के मंत्री होते हैं ना, केंद्र में जितने भी मंत्री हैं, जितने भी मंत्री छोटे बड़े सब के सब मंत्री परिषद के पार्ट होते हैं। और मंत्रियों की 3 कैटेगरी होती है, वो आप मंत्री परिषद में पढ़ोगे। मंत्रियों की 3 कैटेगरी होती है। सबसे जो सीनियर मंत्री होते हैं उन्हें मंत्रिमंडल कहते हैं, उनके ग्रुप को। जो सबसे सीनियर मंत्री होते हैं उनको मंत्रिमंडल कहते हैं। तो सबसे सीनियर होते हैं मंत्रिमंडल, जो सबसे सीनियर मंत्री हैं। फिर उनसे छोटे होते हैं जो कहलाते हैं, मतलब वो ये राज्य मंत्री होते केंद्र के ही हैं, लेकिन वो राज्य मंत्री कहलाते हैं। और फिर सबसे छोटे होते हैं उप मंत्री। तो ये मंत्रियों की कैटेगरी है। तो पूरी मंत्री परिषद सलाह नहीं देगी, बाकी चीजों के लिए पूरी मंत्री परिषद की सलाह होती है। कहीं भी अगर सलाह राष्ट्रपति को दी जाती है तो मंत्री परिषद की सलाह दी जाती है हर जगह पे, लेकिन एक ऐसी चीज है जहां पे मंत्रिमंडल सलाह देती है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द है, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि
एग्जाम में और कई सारे एग्जाम में यह क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि हमारे संविधान में केवल एक जगह मंत्रिमंडल शब्द मिलता है, वो किस आर्टिकल में मिलता है? तो वो दोस्तों 352 में ही मिलता है। केवल एक ही आर्टिकल है 352 जहां पे मंत्रिमंडल शब्द मिलता है, बाकी पूरे संविधान में कहीं भी मंत्रिमंडल शब्द नहीं है। हर जगह पे मंत्री परिषद है, हर जगह पे मंत्री परिषद है, लेकिन मेन काम मंत्रिमंडल ही करती है। क्लियर है? बाकी मंत्री लोग हैं तो वो मीटिंग में शामिल हो जाते हैं, लेकिन मेन डिसीजन यही लेते हैं। और मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री शामिल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें प्रधानमंत्री इंक्लूड है, अब शामिल है इसमें से। तो ये राष्ट्रपति को सलाह पूरी मंत्रिपरिषद नहीं देगी। अगर ऑप्शन ऐसा बना हुआ है तब तो आप टिक कर दो मंत्रिपरिषद, लेकिन वो टेक्निकली गलत है। आपको मंत्रिमंडल बताना है। ये मैंने बहुत जोर दे करके, बहुत विस्तार से आपको 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट करके बताया है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने देखा है, पूछा गया क्वेश्चन है कि मंत्रिमंडल शब्द का एक ही जगह प्रयोग किया गया है, कहां पर? तो ये दोस्तों आर्टिकल नंबर 352 में प्रयोग किया गया है कि भैया मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर राष्ट्रपति आपातकाल लगाएगा। अब यहां पर एक चीज और भी ध्यान रखना है आपको कि बाकी चीजों के लिए केवल सलाह शब्द है, लेकिन यहां पे लिखित सलाह कहा गया है कि राष्ट्रपति के पास लिखित सलाह होनी चाहिए। देखिए मूल संविधान में यह शब्द नहीं था। दिक्कत यह हुई ना, मैं आपको बता रहा हूं, जब हमारे यहां 1975 में आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर आपातकाल लगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो बस ये समझ लीजिए, 1975 में भारत में एक बहुत भयंकर इमरजेंसी लगाई गई, आपातकाल। इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, और उस टाइम फखरुद्दीन अली अहमद साहब राष्ट्रपति थे। तो क्या हुआ कि राष्ट्रपति, कई सारे जैसे दूसरे जो मीडिया वाले हैं या दूसरे लोग हैं, उन्होंने ये कहा कि भाई राष्ट्रपति को पता भी नहीं था और प्रधानमंत्री के द्वारा आपातकाल लगा दिया गया, और इसमें देश की बड़ी दुर्दशा हुई। देश को मतलब इस पर हमारे संविधान पे काला धब्बा माना जाता है 1975 का जो आपातकाल है। मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आपको ये बताता हूं कि ये आपातकाल लगाया गया और बाद में जब बड़ी आलोचना हुई तो कई सारे मंत्री जिम्मेदारी लेने से हट गए। उन्होंने कहा भाई हमें नहीं पता था, वो इंदिरा गांधी जी ने एक तरफा लगा दिया। तो जो लोग इंदिरा गांधी जी से अलग हुए उन्होंने एक तरफा इंदिरा गांधी जी पर लगा दिया। अब सही है गलत है, कई सारे लोग कहते हैं कि सही बात है, इंदिरा गांधी जी की मर्जी, उनका एक अकेला मर्जी था, और उनके बेटे थे संजय गांधी, उनसे उन्होंने सलाह लेकर के उन्होंने लगा दिया। लेकिन अब सही है गलत है वो अपनी जगह है, लेकिन कई सारे मंत्रियों ने नैतिक जिम्मेदारी नहीं ली आपातकाल की कि वो सही हुआ गलत हुआ, और इसीलिए ये कहा गया कि नहीं भाई प्रधानमंत्री अकेले जिम्मेदार नहीं होगा, इसमें लिखित सलाह होना चाहिए और सबके साइन होने चाहिए, ताकि बाद में इतिहास में उन्हें याद किया जाए कि भाई आपने भी इमरजेंसी, आपने भी साइन किया है। तो सभी मंत्रिमंडल के जो मेंबर हैं, जो सीनियर मंत्री होते हैं मंत्रिपरिषद में, उनको मंत्रिमंडल कहते हैं, उन मंत्रियों जो सीनियर मंत्री हैं उनका साइन होगा, लिखित सलाह होगा, और तब जाकर के राष्ट्रपति आपातकाल लगाएगा। तो लिखित सलाह होगा, यह भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो देखिए आपातकाल कौन लगाता है? राष्ट्रपति। कैसे लगाता है? मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पे। मंत्रिमंडल शब्द एक ही आर्टिकल में है, किस आर्टिकल में? 352 में। इतने चीजें हमने समझ लिया। अब जब आपातकाल लगाया जाएगा तो उसके बाद की प्रक्रिया क्या होगी? उसके बाद की प्रक्रिया यह है दोस्तों कि जब भी आपातकाल लगाया जाएगा तो राष्ट्रपति के द्वारा, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा ही लगाया जाएगा। तो जब भी राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल लगाया जाएगा तो संसद में दोस्तों, संसद के दोनों हाउस में, अगर दोनों हाउस मतलब एक अगर लोकसभा भंग भी है तो केवल राज्यसभा में भी चलेगा, लेकिन जब है सामान्य स्थिति तो संसद में, आप याद रखेंगे, संसद में उन्हें वो प्रस्ताव रखना पड़ेगा कि भाई आपातकाल लगाया गया है। तो कब रखेंगे संसद में? जब भी उन्होंने आपातकाल घोषित किया, राष्ट्रपति ने आपातकाल घोषित कर दिया, मंत्रिमंडल ने सलाह दे दिया, राष्ट्रपति ने आपातकाल घोषित कर दिया। अब जब इन्होंने आपातकाल घोषित किया है तो उसके 1 माह के भीतर, ये बहुत बार पूछा गया है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 1 माह के भीतर, 1 माह के भीतर। अच्छा एक चीज और भी है, अगर आप नोट नहीं कर रहे हैं, मैंने आपको बताया पहले से भी, फिर से बता रहा हूं, आपको समझना ज्यादा जरूरी है, याद करना ज्यादा जरूरी है ये सब फैक्ट, लेकिन अगर आप नोट नहीं कर रहे हैं, नोट करेंगे तो ज्यादा बेटर है, अपना लिखा हुआ अपना ही होता है, लेकिन अगर आप नोट नहीं भी कर रहे हैं तो मैं पीडीएफ दे दूंगा, आप वहां से ये सब सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं उसमें नोट है, आप उसको निकलवा करके पढ़ लेना। ठीक है, आपको दोस्तों निराश नहीं होना है, ध्यान से पढ़ना है। देखिए अभी आप निराश होंगे, आपके अगर सफलता में थोड़ा सा समय लग रहा है ना, तो आपको ये होता है कि पता नहीं यार सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन दोस्तों वास्तव में जो कोहिनूर होता है, जो हीरा होता है ना, हीरा अगर अभी नहीं चमक रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी नहीं चमकेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसकी चमक अपनी मौलिक चमक है और वो आज नहीं तो कल चमकेगा।
तो बस ये समझ करके आप निरंतर मेहनत करते रहो। हीरा हो तो चमकोगे जरूर, लेकिन पहला ये शर्त है कि आपको हीरा बनना पड़ेगा, हीरा होना पड़ेगा। हीरा रहोगे तो आपकी चमक छुप नहीं सकती। और बस इसी चीज को ध्यान में रखते हुए दोस्तों हमेशा निरंतर अभ्यास करें, निरंतर मेहनत करें और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहें। ठीक है, तो जो भी मैं बता रहा हूं उसको नोट करें और बिल्कुल याद करें। इन सब चीजों को बार बार रिवीजन करेंगे, 2 बार 3 बार रिवीजन करेंगे। इमरजेंसी से एक भी क्वेश्चन आपके गलत होने वाले नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति इमरजेंसी लगाएगा, संसद में प्रस्ताव रखेगा और कितने दिन के भीतर? 1 माह के भीतर। 1 माह के भीतर राष्ट्रपति संसद में कहेगा, संसद की मीटिंग बुलाएगा 1 माह के भीतर और उसे संसद को बताएगा कि भाई आपातकाल लगाया गया। इतना ही नहीं, 1 महीने के भीतर ही वह प्रस्ताव संसद से पारित भी होना चाहिए, संसद से पारित भी होना चाहिए। अगर संसद ने पारित नहीं किया तो वो आपातकाल 1 महीने तक अधिकतम रहेगा। जैसे ही 1 महीने यानी कि 30 दिन का समय खत्म होगा, इमरजेंसी अपने आप खत्म हो जाएगी, राष्ट्रपति को कहना भी नहीं पड़ेगा। वो कब होगा? जब संसद ने उस प्रस्ताव को पास नहीं किया। यानी इसका मतलब यह है कि देश को अभी आपातकाल की जरूरत नहीं थी, राष्ट्रपति ने जबरदस्ती आपातकाल लगा दिया। इसका मतलब तो यही है, जब संसद ने भाई फेल कर दिया आपके प्रस्ताव को, तो इसका मतलब यह है कि देश को इमरजेंसी की जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर संसद ने पास कर दिया तो इसका मतलब यह है कि देश को आपातकाल की जरूरत थी और राष्ट्रपति ने जो आपातकाल लगाया वो सही लगाया। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आप ये ध्यान रखेंगे कि संसद का अप्रूवल बहुत जरूरी है 1 माह के भीतर। तो अगर जैसे ये क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन देखिए यही सब क्वेश्चन बनते हैं जो हम पढ़ करके स्किप करके आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन यही सब होते हैं। जैसे इसमें कैसे क्वेश्चन बनता है? क्वेश्चन ऐसे बनता है कि अगर संसद ने प्रस्तावित नहीं किया, है ना, यानी कि अनुमोदित नहीं किया, राष्ट्रपति का प्रस्ताव अनुमोदित नहीं किया, यानी कि आगे नहीं बढ़ाया, उसको प्रस्ताव को पारित नहीं किया, तो आपातकाल राष्ट्रपति के द्वारा लगाया गया आपातकाल अधिकतम कितने समय तक लगाया जा सकता है? तो दोस्तों कुछ लोग कहते हैं अनिश्चित काल के लिए, कुछ लोग कहते हैं 6 महीने के लिए, लेकिन नहीं, आपको हमेशा बताना है कि मात्र 1 माह के तक, 1 माह के भीतर भीतर अगर संसद ने अप्रूवल, हाँ संसद ने अप्रूवल कर दिया तब वो आगे मैं बताऊंगा, लेकिन संसद ने अप्रूवल नहीं किया तो अधिकतम 1 महीने तक, बस 1 महीने के भीतर वो प्रस्ताव अपने आप मतलब वो इमरजेंसी खत्म हो गई। ठीक है, अब चलो मान लिया हमने, जैसे ये तो था कि संसद ने प्रस्ताव पास नहीं किया तो 1 महीने तक आपातकाल चलेगा, उसके बाद खत्म। लेकिन अगर संसद ने अप्रूवल कर दिया, मंजूरी दे दी, संसद की मंजूरी हो गई, तो अब सवाल यह है कि संसद की मंजूरी कैसी? तो संसद की मंजूरी ऐसी, ये भी आप ध्यान रखेंगे, नोट करेंगे कि विशेष बहुमत से। कैसे दोस्तों? विशेष बहुमत से। और विशेष बहुमत का मतलब क्या हुआ? विशेष बहुमत का मतलब हुआ कि जितने भी लोग वोटिंग में शामिल हैं, वोटिंग में शामिल होने वालों का 2 तिहाई और कुल का 50%, कुल मेंबर का 50%, कुल सदस्यों का 50%, सदस्यों का 50%। ये 2 चीजें आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया? जो मतदान करने वाले हैं, मतदान करने वालों का 2 तिहाई, मतदान करने वालों का 2 तिहाई, करने वालों का 2 तिहाई, करने वालों का। अब ये विशेष बहुमत आपको अभी रटना नहीं है, आप केवल मतलब इसको बहुत ज्यादा रटना नहीं है। आप नहीं समझ में आ रहा है, मैंने कई क्लास में बताया है पहले कि ये क्या होता है ना, लेकिन अगर आपको नहीं समझ आया तो मैंने ऐसे बता दिया, आप बस विशेष बहुमत याद कर लो, बस आगे मैं बता दूंगा कभी कि ये क्या होता है। अभी मैं बताऊंगा तो ये क्लास काफी लंबी चली जाएगी। बस ये समझिए कि जो लोग वोटिंग करने आए हैं उनका 2 तिहाई और जो कुल सदस्यों का 50% होना चाहिए, ये दोनों एक साथ होता है ना, तभी उसको विशेष बहुमत कहते हैं। तो इन सब चक्करों में आप ना पड़े, बस आपको ये याद कर लेना है कि विशेष बहुमत से। ऐसा नहीं है कि 50% कुल जितने वोटिंग करने वाले हैं उनका 50% लोगों ने यस कर दिया तो वो प्रस्ताव पास हो गया, ऐसा नहीं है। संसद से विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। क्लियर है? तभी इमरजेंसी 1 महीने के ऊपर चढ़ेगी, नहीं तो 1 महीने के भीतर ही इमरजेंसी हो गई समाप्त। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों मान लो संसद ने विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित भी कर दिया, तब दोस्तों इसके बाद जब वो प्रस्ताव पारित होगा तो 6 माह तक इमरजेंसी रहेगी। कितने माह तक रहेगी? 6 महीने तक इमरजेंसी रहेगी, 6 महीने तक रहेगी। सर 6 महीने के बाद क्या होगा? 6 महीने के भीतर यानी 6 महीने जैसे ही समाप्त होगा, समाप्त होने से कुछ दिन पहले संसद के द्वारा उस प्रस्ताव को फिर से पारित कर दिया जाएगा और फिर 6 महीने के लिए बढ़ जाएगा, फिर 6 महीने खत्म होगा। अगर जरूरत है तब संसद ऐसे करते करते 6 महीने के लिए बढ़ाते अनिश्चित काल के लिए इमरजेंसी लगाई जा सकती है। लेकिन ध्यान रखना है कि संसद एक बार में, देखिए राष्ट्रपति
एक बार में 1 माह के लिए लगाता है, लेकिन उसके बाद वो चीजें आ जाती हैं संसद के हाथ में, और संसद उसको 6-6 महीने के लिए बढ़ाता रहता है। तो 6-6 महीने का बढ़ाने का सिस्टम राष्ट्रपति के पास नहीं है, 6-6 महीने के बढ़ाने का सिस्टम होता है संसद के पास, लेकिन राष्ट्रपति के हाथ में होता है 1 महीने का इमरजेंसी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह समझ में आ गया होगा। अब जब संसद 6 महीने के लिए बढ़ाता है तो एक बार में अगर पूछा जाए कि संसद, यहां पे 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। एक क्वेश्चन ये बनता है कि संसद इमरजेंसी को अधिकतम कितने समय तक बढ़ा सकता है, तो आप बताएंगे अनिश्चित काल के लिए, अनिश्चित काल तक ना, अनिश्चित काल, अनिश्चित काल मतलब जब संसद चाहे तब तक, अनिश्चित काल तक, अनिश्चित काल तक। तो ये हो गया संसद कितने समय तक इमरजेंसी बढ़ा सकता है, अनिश्चित काल तक। लेकिन अगर पूछा जाए कि एक बार में कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है संसद के द्वारा, एक बार में, अगर एक बार में है तो दोस्तों एक बार में 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। इन दोनों में अंतर होता है और ये दोनों ही ऑप्शन दिए होते हैं हमेशा, लेकिन आपको क्वेश्चन पढ़ना होगा। अगर पूछा जाएगा एक बार में, तो एक बार में 6 महीने संसद के द्वारा बढ़ाया जाएगा, और बस ये पूछा जाए कि कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है, कितने समय तक लगाया जा सकता है, तो अनिश्चित काल तक। और ये कौन करेगा? संसद। अब यहां पर देखो, अगर आपसे पूछा जाएगा कि 6 महीने या अनिश्चित काल या इमरजेंसी का समय बढ़ाता कौन है, तो तब आप राष्ट्रपति नहीं बताओगे, तब आप संसद ही बताओगे। लेकिन इमरजेंसी लगाने की बात होगी तब आप राष्ट्रपति बताओगे। और दोस्तों इतना मैंने अच्छे से बताया, अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसको पीछे करके वीडियो को दोबारा से अगर इस चीज को देखोगे तो आपका डाउट सारा क्लियर हो जाएगा। मुझे लगता नहीं है कि अब आपको डाउट रह गया होगा इसमें, ठीक है। तो ये हो गई दोस्तों इमरजेंसी लगाने की प्रक्रिया, मैंने पूरी की पूरी प्रक्रिया आपको बता दिया है। इमरजेंसी दोस्तों अनिश्चित काल तक लगाया जाएगा, लेकिन वही जो 356 वाला राष्ट्रपति शासन होता है वो अधिकतम 3 साल तक ही लगता है। लेकिन ये वाला जो इमरजेंसी होता है वह धीरे धीरे करके कई, जैसे 1971 में जो इमरजेंसी लगा था वह लंबे समय तक चला था, 75-76 तक चला था। दूसरी और तीसरी इमरजेंसी एक ही में मर्ज हो गई थी। आगे हम लोग समझेंगे, अभी आप क्यों इसमें माथापच्ची करेंगे। राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि, तो अवधि मैंने बता दिया, अवधि कितनी होगी? राष्ट्रपति के द्वारा 1 माह, राष्ट्रपति के द्वारा कितना होगा दोस्तों? 1 माह होगा। और 1 महीने के भीतर भीतर संसद का अनुमोदन चाहिए, और संसद ने अनुमोदन किया तो एक बार में, अगर संसद के द्वारा एक बार में पूछा जाएगा, एक बार में, तो दोस्तों ये 6 माह बढ़ेगा। और ऐसे 6-6 माह करके राष्ट्रपति, ये संसद कितनी भी बार आगे बढ़ा सकता है। तो कितनी भी बार संसद कुल मिलाकर के अगर पूछा जाएगा कि अधिकतम कितनी बार, तो चाहे जब तक, अनिश्चित काल तक, ठीक है, अनिश्चित काल तक। ये मैंने 2 बार 3 बार आपको रिपीट कर दिया, अब तो आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव क्या होते हैं? अच्छा, मैंने 3 कारण बताया था ना, 3 कारण 3 थे। अगर किसी देश के द्वारा आक्रमण कर दिया गया, जिसे बाह्य आक्रमण कहते हैं। अगर भारत किसी के साथ युद्ध में शामिल है तब इमरजेंसी लगाया जा सकता है। और अगर देश में सशस्त्र विद्रोह हो गया हो तब इमरजेंसी लगाया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूं कि जो आंतरिक गड़बड़ी थी उसी को चेंज करके सशस्त्र विद्रोह किया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 में, ठीक है। अब इमरजेंसी का प्रभाव, अच्छा एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बताना जरूरी समझता हूं। देखिए, इमरजेंसी आपसे पूछा जा सकता है कि कथन कारण के तौर पे, वनडे एग्जाम में तो शायद कम चांस है, लेकिन स्टेट लेवल पे एग्जाम अगर आप देंगे तो वहां पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इमरजेंसी, कथन कारण के तौर पे इमरजेंसी पूरे देश में लगाया जाता है, अनिवार्य है। ऐसा नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूं, ऐसा नहीं है। तो सर कैसा है? ये ऐसा है कि देखो, इमरजेंसी पूरे देश में भी लगाया जा सकता है, देश के किसी हिस्से में भी लगाया जा सकता है। इमरजेंसी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पूरे देश में लगाया जा सकता है और देश के किसी हिस्से में भी लगाया जा सकता है। पता चला कहीं का डिस्टर्बेंस चल रहा है तो किसी एक हिस्से में लगाया गया, लेकिन जब भी आपातकाल लगेगा तो आपातकाल का नियम पूरे देश में लागू होगा। भले ही, जैसे कहने का मतलब यह है, आपातकाल मान लो आप जम्मू कश्मीर में आपातकाल लग गया, जम्मू कश्मीर में जरूरत है, जरूरत समझ में आया सरकार को, या किसी भी राज्य में, मान लो, मैं राष्ट्रपति शासन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं राष्ट्रीय आपातकाल की बात कर रहा हूं। मान लो वहीं पर पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया और यहीं पर इमरजेंसी लगाने की जरूरत थी, लेकिन यहां पर इमरजेंसी लगी है ना, बाकी जगहों की स्थिति सामान्य है, लेकिन फिर भी आपातकाल का जब एक बार देश के किसी भी हिस्से में आपातकाल लगेगा तो नियम हर जगह सेम हो जाएगा। तो वही मैं बता रहा हूं कि जब नियम क्या क्या रहेगा, क्या प्रभाव होगा जब इमरजेंसी लगेगा, या पूरे देश में लगे या देश के किसी हिस्से में लगेगा, नियम एक ही रहेगा। तो प्रभाव क्या होगा? केंद्र राज्य संबंधों पर प्रभाव पड़ता है इसका। केंद्र राज्य संबंधों पर प्रभाव क्या पड़ेगा दोस्तों? जितने भी राज्य हैं ना, जितने भी राज्य हैं उनकी शक्तियां
कमजोर हो जाती हैं और चीजें सेंटर के हाथ में आ जाती हैं। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब भी आपातकाल लगता है दोस्तों, जब भी आपातकाल लगता है ना, तो विधानसभा कानून नहीं बनाती। इसके बाद जो संसद है ना, वही जो संसद है वही तीनों विषयों पर कानून बनाता है। सर तीनों विषय क्या होते हैं? आपको पता है कि हमारे संविधान में विषयों का बंटवारा है। विषयों का बंटवारा कैसे है? कुछ विषय ऐसे दिए गए हैं जिन पर केवल केंद्र कानून बनाएगा। हमारे संविधान में बंटवारा है और आप कमेंट करके बताएंगे, कमेंट जरूर करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि किस अनुसूची में ये विषयों का बंटवारा है। तो केंद्र को सब्जेक्ट दिया गया है, ऐसे ही राज्य को सब्जेक्ट दिया गया है। और ये भी कमेंट करके आप बताएंगे, देखता हूं कि आपके ज्ञान का लेवल क्या है। कमेंट अगर आपको पता होता है दोस्तों तो किया करिए। आप भले लगता है कि देख करके वीडियो चले जाते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, लेकिन कमेंट करते हैं तो टीचर को भी ये लगता है कि नहीं स्टूडेंट सीरियस होकर के पढ़ रहा है, और जैसे ऑफलाइन में आप बैठे हुए हैं ना वो फील होता है। तो अभी आप कमेंट करके बताना मुझे, अभी कमेंट कर देना वीडियो में ही, बीच में ही, कि केंद्र के पास कितने सब्जेक्ट हैं, राज्य के पास कितने सब्जेक्ट हैं, और समवर्ती सूची जो है इसमें कितने सब्जेक्ट हैं। तो देखो हमारे संविधान में एक अनुसूची है, अनुसूची का नाम आप कमेंट करके बताओगे, मैं अभी नहीं बताऊंगा। अगर आप नए भी हो तो सर्च करके ढूंढो कि किस अनुसूची में ये विषयों का बंटवारा है। विषयों का बंटवारा किया गया है कि भैया इस पर, इन विषयों पर केवल केंद्र कानून बनाएगा, और राज्य को विषय दिए गए हैं कि इन सब्जेक्ट पर केवल राज्य कानून बनाएंगे। और कुछ विषय ऐसे हैं जिनको समवर्ती सूची कहते हैं, कॉन्क्रीट लिस्ट कहते हैं, इन पर दोनों ही कानून बनाते हैं। केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है, और इस विषय पर दोनों कानून बनाते हैं। हालांकि केंद्र को वरीयता दी जाती है, लेकिन जब इमरजेंसी लगेगा ना, जब देश में इमरजेंसी लगेगा ना, तो इमरजेंसी के दौर में ये तीनों ही विषयों पर केवल केंद्र कानून बनाएगा। भले ही आपातकाल किसी देश के हिस्से में लगा है, लेकिन वो दूसरे राज्यों पर भी नियम लागू होगा कि भाई, जैसे कि कहने का मतलब इमरजेंसी अरुणाचल प्रदेश में लगा, लेकिन वह जो राज्य सूची के विषय है राजस्थान में भी, अब राजस्थान का वहां से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन राजस्थान में भी विधानसभा अपने विषय पर कानून बनाना बंद कर देगी, और राज्य की सूची पर राजस्थान में भी केंद्र द्वारा कानून बनाया जा सकता है। तो यह आपको ध्यान रखना है कि तीनों ही विषयों पर केंद्र कानून बनाता है। ठीक है, आपातकाल। और ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 285। ये इमरजेंसी से मतलब नहीं है, ये अलग आर्टिकल है, इमरजेंसी से हट के आर्टिकल है, लेकिन बताया गया है इसी के बारे में कि जब भी आपातकाल लगाया जाएगा तो 250 में कहा गया है कि भाई राज्य सूची पर भी केंद्र कानून बना सकता है। ये आर्टिकल नंबर 250 में बताया गया है। ठीक है, बढ़िया आर्टिकल है, अगर याद कर सके तो ज्यादा बेटर है। तो ये हो गया दोस्तों इसका प्रभाव, है ना, इसका प्रभाव हो गया, केंद्र राज्य संबंधों पर प्रभाव आपको समझ में आ गया। अच्छा, एक बात और भी है कि केवल विधानसभा के विषयों पर ही नहीं, विधानसभा की राज्य की जो कार्यपालिका है, उस कार्यपालिका का कार्य भी केंद्र की कार्यपालिका करती है। तो विधायी काम भी केंद्र द्वारा किया जाता है, कार्यपालिकीय काम भी केंद्र द्वारा किया जाता है, और ऐसे ही सारे कुल मिलाकर के ये है कि राज्य की सरकार जो है वो निष्क्रिय हो जाती है जब आपातकाल लगता है तो, और केंद्र एक्टिव हो जाता है। हाँ, ये अलग बात है कि केंद्र निष्क्रिय न करके उनको वरीयता दे कि चलो भाई तुम अपना काम धाम देखो, इमरजेंसी लगा हुआ है, लेकिन केंद्र अगर चाहे तो राज्य की विधानसभा को निष्क्रिय कर देता है आपातकाल के दौरान। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि केंद्र राज्य संबंध मतलब राज्य की शक्तियां बिल्कुल ठप पड़ जाती हैं जब इमरजेंसी लगेगा तो। और क्या है? मौलिक अधिकारों पर प्रभाव होता है दोस्तों। मौलिक अधिकार पर क्या प्रभाव होता है? जब भी इमरजेंसी लगाया जाएगा, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार वाला क्वेश्चन यहां से बनता है, आप बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। देखिए मौलिक अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये तो हो गया केंद्र राज्य संबंध था, लेकिन अब हम लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, और यही पूरे आपातकाल का इस चैप्टर का निचोड़ है, कह लो कि जब इमरजेंसी लगती है तो हमारे लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों हमारी जो जीवन यात्रा है ना, अब इस दौर में, आपातकाल के दौर में वैसी नहीं रहती जैसी सामान्य स्थिति में होती है। फिर कैसी होती है? बहुत सारे अधिकार समाप्त कर दिए जाते हैं। सोचो जब मौलिक अधिकार समाप्त हो गया तो बाकी दूसरे अधिकार तो वैसे ही सरकार समाप्त कर देती है। तो मौलिक अधिकारों में पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए दोस्तों, एक आर्टिकल होता है ना, आर्टिकल 359, ये राष्ट्रपति को एक पावर देता है। राष्ट्रपति को कहता है कि भाई जब भी आप 352 का प्रयोग करोगे, ध्यान से समझना, 359 भी पूछा जाता है, तो राष्ट्रपति को कहा गया है कि जब भी राष्ट्रपति 352 का प्रयोग करेगा, 352 के तहत ही आपातकाल लगता है, तो जब भी राष्ट्रपति 352 के तहत आपातकाल लगाएगा तो 359 में ऐसा बताया गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा 352 के तहत आपातकाल लगाने के बाद राष्ट्रपति को यह बताना पड़ेगा कि वो कौन कौन सा जो मौलिक अधिकार है वो समाप्त कर रहा है। और राष्ट्रपति चाहे तो दोस्तों सारे मौलिक अधिकार समाप्त करे, 2 को छोड़ करके,
मैं अभी बताऊंगा आपको। लेकिन अभी आप प्रावधान ये समझो 359 क्या रहा है। 359 कह रहा है कि जैसे ही राष्ट्रपति 352 का प्रयोग करेगा तुरंत ही उसे ये बताना पड़ेगा कि भाई मौलिक अधिकार कौन कौन से समाप्त कर रहा है। तो राष्ट्रपति चाहे तो सारे मौलिक अधिकारों को समाप्त कर दे, और चाहे तो सारे को ही समाप्त कर दे, और चाहे तो भाई वो लिस्टेड कर दे कि भाई ये रहेंगे और ये मौलिक अधिकार समाप्त हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है आपको? तो राष्ट्रपति ये बताता है जैसे कि 14 समाप्त, 15 समाप्त, 16 समाप्त, 18 समाप्त, 17 समाप्त, ये सब समाप्त। अब सरकार अपनी मर्जी से कुछ भी कर रही है। लेकिन अगर राष्ट्रपति कुछ चीजों को छोड़ देता है कि नहीं ये आप मौलिक अधिकार बने रहेंगे, तो वो फिर बने रहते हैं। अब यहां पर जो ध्यान देने वाली बात है वो क्या, कि राष्ट्रपति चाह करके भी 2 मौलिक अधिकारों को नहीं समाप्त कर सकता, और यही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो 359 में संशोधन किया गया। कौन सा संशोधन किया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978। और यह संशोधन करके क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि नहीं भाई, राष्ट्रपति 352 के तहत जब भी आपातकाल लगाएगा तो वो भले ही सारे मौलिक अधिकारों को समाप्त कर दे, लेकिन 2 मौलिक अधिकार, जैसे ही 352 का प्रयोग करेगा सारे मौलिक अधिकार अपने आप नहीं समाप्त होते। राष्ट्रपति को बताना पड़ता है कि कौन सा समाप्त कर रहा है, लेकिन वो कितना भी बता ले, कुछ भी कर ले, वो सारे ही समाप्त करने की कोशिश करे, लेकिन 20 और 21 नहीं समाप्त होंगे। 20 और 21 नहीं समाप्त होंगे। और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। यूपी एसआई हो, उत्तराखंड एसआई हो, बिहार एसआई हो, आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन उठा करके देखो। ये क्वेश्चन आपको न दिखे तो आप कहना, अब देख लो, अभी जाकर के इमरजेंसी में देख लो, एसआई में ये क्वेश्चन न दिखे तो आप कहना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों जो मौलिक अधिकार है वो 20 और 21 कभी समाप्त नहीं होता। बिल्कुल आप रट लो। और 21 कभी तो आर्टिकल ही पूछ लेता है कि मौलिक अधिकार आपातकाल के दौरान भी 20 और 21 नहीं समाप्त होगा। ये किस आर्टिकल में बताया गया है? तो 359 में बताया गया है। हालांकि ये संशोधन करके जोड़ा गया 44वां संविधान संशोधन 1978 में। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब एक चीज और आपको ध्यान रखना है, और वो क्या ध्यान रखना है? वो ये ध्यान रखना है कि एक आर्टिकल और है 358। और 358 क्या कहता है? 358 कहता है कि भैया जो 19 है वो अभी नहीं समाप्त होगा। तो सर इसको इसी में क्यों नहीं ऐड कर दिए? अब देखिए इसका जो क्या बोला, ये तो 359 का था, 358 भी आप याद कर लो। 358 में क्या है वो आप ध्यान से समझो। 358 कहता है कि भाई 19 भी समाप्त, जैसे 20 और 21 नहीं समाप्त होंगे ना, ऐसे 19 भी नहीं समाप्त होगा। लेकिन इसमें टर्म्स और कंडीशन है। टर्म्स और कंडीशन क्या है? टर्म्स और कंडीशन ये है कि अगर युद्ध या बाह्य स्थिति की कंडीशन में आपातकाल लगाया जाता है, बाह्य आक्रमण, युद्ध या बाह्य आक्रमण की कंडीशन में आपातकाल लगाया जाता है, तो भैया ये समाप्त हो जाएगा 19। लेकिन अगर ये सशस्त्र विद्रोह के आधार पे लगाया जाता है, सशस्त्र विद्रोह के आधार पे लगाया जाता है, तो भैया ये 19 नहीं समाप्त होगा। तब ये 19 नहीं समाप्त होगा। समझ में आया आपको? तो यहाँ पे टर्म्स कंडीशन क्या है? देखो कुल मिलाकर के 20 और 21 तो कभी नहीं समाप्त होंगे। 359 में बताया गया है कि 20 और 21 किसी भी हाल में नहीं समाप्त होंगे। इमरजेंसी क्या, इमरजेंसी का बाप भी लग जाए तब भी 20 और 21 बने रहेंगे। आर्टिकल जो मूल अधिकार है, अब उसमें क्या है मैं वो चर्चा नहीं कर रहा हूं, वो आप देख लेना मौलिक अधिकार में मैंने पढ़ाया है, अब जाकर के वहां पे देख लेना कि वो 20 और 21 में है क्या, वो कभी नहीं समाप्त होगा। लेकिन 19 के लिए क्या है? 19 के लिए है कि भैया अगर युद्ध और बाह्य आक्रमण के कारणों पर यहां है कि युद्ध और बाह्य आक्रमण के कारण, क्योंकि 3 कारण होते हैं आपातकाल लगाने के, तो युद्ध और बाह्य आक्रमण के कारण लगा तब तो भैया 19 समाप्त हो गया। लेकिन अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लगाया गया तो ये 19 नहीं समाप्त होगा, और ये 358 वाले आर्टिकल में बताया गया है। ठीक है, तो मैंने आपको 358 और 359 बता दिया। 358 में किसकी चर्चा की गई है? आर्टिकल नंबर 19 की। और 359 में क्या कहा गया है? 359 में कहा गया है कि भैया राष्ट्रपति बताएगा कि आपातकाल के दौरान कौन कौन से मूल अधिकार समाप्त हो रहे हैं, और इसी में बताया गया है कि 20 और 21 कभी नहीं समाप्त होंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कब कब लगा है? भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कब कब लगा है? तो राष्ट्रीय आपातकाल दोस्तों 3 बार लगा है। पहला लगा है जब चाइना ने आक्रमण किया था भारत पर एक तरफा। 352 का प्रयोग कब हुआ था? तो एक तो जब चाइना ने भारत पर एक तरफा युद्ध कर दिया था, आक्रमण कर दिया था 1962 में। ठीक है, तो 1962 में भारत की कोई तैयारी नहीं थी, चाइना ने एकाएक भारत पर आक्रमण कर दिया, तो बाह्य आक्रमण के कारण यह युद्ध लगाया गया था 1962 में, बाह्य आक्रमण के कारण। और जो दूसरा आपातकाल लगाया गया वह दोस्तों 1971 में लगाया गया, जब युद्ध की स्थिति थी भारत और पाकिस्तान के साथ।
भारत और पाकिस्तान के साथ युद्ध की कंडीशन हो गई थी। और उसी के दौरान, हालांकि इसको भी सरकार ने बाह्य आक्रमण ही बताया कारण, क्योंकि पाकिस्तान सरकार ने बताया कि भाई पाकिस्तान ने पहले आक्रमण किया था, लेकिन वास्तव में ये युद्ध था। तो 1971 में, और इसी टाइम बांग्लादेश एक नया देश के रूप में बना था। तो 1971 भारत और पाकिस्तान के युद्ध के साथ। और जो तीसरा आपातकाल का समय था दोस्तों, यह 1975 है। और 1975 का ही ईयर है जो आपको ध्यान रखना है, 1975 से 77 का, यही आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर लगाया गया था, क्योंकि हमारे मूल संविधान में आंतरिक गड़बड़ी शब्द था, आंतरिक गड़बड़ी शब्द था। और इसी का प्रयोग करके इंदिरा गांधी जी के द्वारा 1975 में फखरुद्दीन अली अहमद साहब राष्ट्रपति थे, आपातकाल की घोषणा की गई। हालांकि राष्ट्रपति ने अनाउंस नहीं किया था, अनाउंस इंदिरा गांधी जी ने किया था। ये भी लोगों को बहुत बुरा लगा कि भाई राष्ट्रपति को अधिसूचना जारी करके आपातकाल लगाना चाहिए था, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने रेडियो पर ऐसा कहा कि भाई राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल लगाया गया है, तब जाकर के देश को पता चला, है ना। तो ये प्रधानमंत्री जी के द्वारा घोषित किया गया था, लेकिन कागज पे तो राष्ट्रपति ही रहेंगे। 1975 से लेकर 1977 तक आंतरिक गड़बड़ी, ये पूछा जाता है कि कारण क्या था, तो आंतरिक गड़बड़ी कारण था इसमें। लेकिन जब इमरजेंसी समाप्त हुआ 77 में, तो 1978 में संशोधन किया गया और आंतरिक गड़बड़ी शब्द को हटा करके सशस्त्र विद्रोह किया गया। क्या किया गया? सशस्त्र विद्रोह किया गया। उम्मीद करता हूं ये भी दोस्तों आपको समझ में आया होगा। 1 मिनट दोस्तों, मैं पानी पी लूं, ठीक है। तो आंतरिक गड़बड़ी की जगह पे 44वां संविधान संशोधन किया गया था, 44वां संविधान संशोधन 1978, और इसके जगह पे सशस्त्र विद्रोह शब्द कर दिया गया था। उम्मीद करता हूं आपातकाल कब कब लगा था ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है पहला राष्ट्रीय आपातकाल 1962 से 68 तक, दूसरा आपातकाल, ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है ये, दूसरा आपातकाल 1971 से 77 तक, और तीसरा और सबसे विवादित राष्ट्रीय आपातकाल 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक। और ये इंपॉर्टेंट है, यही आपसे पूछा जा सकता है। इसका आधार क्या था, कारण क्या था? तो 3 कारणों में जो तीसरा कारण था आंतरिक गड़बड़ी, उसी के आधार पे देखिए हुआ यह था कि इंदिरा गांधी जी के ऊपर आरोप लगाया गया कि उन्होंने, मैं बता रहा हूं जल्दी से, तो आप थोड़ा 2 मिनट में समझना चीजों को कि आपातकाल ये क्यों लगाया गया था। इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, और प्रधानमंत्री जब वो बनी 1971 का लोकसभा का चुनाव हुआ था, 1971 में वो प्रधानमंत्री बन गई, शपथ ले ली। और दोस्तों रायबरेली से उन्होंने चुनाव लड़ा था, और वहां पर उनके जो विरोधी, जो विपक्ष, जो उनके विरोध में चुनाव लड़े थे, जो दूसरी बड़ी वो वहां पे मतलब वो था, उनका प्रतिद्वंदी व्यक्ति थे, उनका नाम था राजनारायण जी। तो राजनारायण जी ने आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी जी भाई चुनाव में इन्होंने गड़बड़ी किया, गड़बड़ी इस सेंस में कि इन्होंने सरकारी चीजों का यूज किया अपने जीतने के लिए, और इन सब चक्कर में इंदिरा गांधी जी ने बहुत सारी चीजों का दुरुपयोग करके चुनाव को अपने पक्ष में कर लिया। ऐसा राजनारायण जी ने आरोप लगाया इंदिरा गांधी जी के ऊपर। क्लियर है? अब उन्होंने जा करके जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील किया। मजेदार बात यह है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको सही पाया कि हाँ इंदिरा गांधी जी ने गड़बड़ी किया है, और इस आधार पे इंदिरा गांधी जी को उन्होंने कहा कि भाई आप प्रधानमंत्री का पद खाली करो, मतलब कुर्सी छोड़ दो। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि आपका जो चुनाव हुआ है वो रद्द किया जाता है, वहां पे फिर से चुनाव होगा। चलो वो तो तक तो ठीक था कि प्रधानमंत्री हैं भाई, उन्हें फिर से चुनाव लड़ना पड़ेगा, कोई बात नहीं। लेकिन इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप 6 वर्ष तक चुनाव भी नहीं लड़ सकती। बस यही कारण था। उसके बाद फिर इंदिरा गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने इस चीज को अपील किया, और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं, ऐसा आरोप लगता है कि उन्होंने जजों को 2-3 जो सीनियर जज थे, 3 सीनियर जज, उनको सीनियरिटी को प्रायोरिटी न देते हुए जो चौथे सीनियर जज थे उनको उन्होंने चीफ जस्टिस बना दिया, मुख्य जज बना दिया। और उसके बाद फिर उन्होंने सारे जो फैसले थे हाई कोर्ट के, उसको उन्होंने खारिज कर दिया, और इंदिरा गांधी को जो चुनाव था उनको उन्होंने कहा कि नहीं, आपने सही किया, सही चीज है, आपने कोई गड़बड़ी नहीं किया है, और आपका जो प्रधानमंत्री का पद है वो ऐसे ही बना रहेगा। मेन कारण यही था। कारण कई सारे थे, संविधान में अननेसेसरी बहुत सारे संशोधन किए गए थे, विधायिका कार्यपालिका एक तरफ और न्यायपालिका के साथ उनका टकराव भी था, बहुत सारे कारण थे, लेकिन मेन कारण यही था। और इसको दोस्तों जेपी मूवमेंट कहते हैं ना। तो कभी आपसे पूछे कि ये राष्ट्रीय आपातकाल क्यों लगाया गया था, तो देखिए जयप्रकाश नारायण जी का नाम आप जानते हैं, इनको शॉर्टकट में जेपी कहते हैं ना। तो जयप्रकाश नारायण जी ये दोस्तों गांधीवादी नेता थे। गांधी जी के साथ आपने पढ़ा होगा इतिहास में, भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल थे। तो देखिए इस समय तक मैक्सिमम जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनकी मृत्यु हो चुकी थी,
लेकिन ये जयप्रकाश नारायण बहुत वृद्ध व्यक्ति थे और जीवित थे अभी, ये बिहार के रहने वाले थे। तो इन्होंने इंदिरा गांधी जी के ऊपर कहा कि ये आरोप लगाया कि नहीं भाई, आप सुप्रीम कोर्ट का प्रयोग कर रहे हो आप अपने स्वार्थ के लिए, और सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं इन्होंने गलत डिसीजन दिया है। तो उन्होंने जेपी मूवमेंट चला और इन्होंने लोगों से अपील की कि इंदिरा गांधी जी जब तक कुर्सी नहीं खाली करती तब तक आप लोग आंदोलन करो, और देश में एक आंदोलन जैसी स्थिति हो गई। बस यही कारण था कि इंदिरा गांधी जी ने 25 जून 1975 को इमरजेंसी, तो दोस्तों बहुत एक, भाई अगर केवल 1975 का इमरजेंसी और बैकग्राउंड बताऊं तो इसी में आधा घंटा चला जाएगा आपका, है ना। लेकिन अभी आप बस ये समझिए, मैंने 2 मिनट में फटाफट बताने की कोशिश की है। तो 25 जून 1975 डेट भी आप ध्यान रखो, और 25 जून 1975 को जब आपातकाल लगाया गया तो इंदिरा गांधी जी के द्वारा क्या आधार बनाया गया था? आंतरिक गड़बड़ी। तो ये शब्द आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में ये पूछा जाता है। और जेपी मूवमेंट भी एक कारण था, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये जेपी मूवमेंट इसी टाइम था ना, इन्होंने आंदोलन स्टार्ट कर दिया था इंदिरा गांधी जी के खिलाफ। पृष्ठभूमि क्यों लगा, तो ये मैंने बता दिया आपको क्यों इमरजेंसी लगा था। अच्छा, जो 1975 का इमरजेंसी था, इस इमरजेंसी को इतिहास में द डार्केस्ट फेज ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी कहा जाता है। मतलब भारतीय लोकतंत्र पर काला धब्बा। अगर आपसे पूछा जाए कि किस घटना को भारतीय लोकतंत्र पर काला धब्बा कहा जाता है, तो ये दोस्तों 1975 में लगाए गए इमरजेंसी को लोकतंत्र पर काला धब्बा माना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। इस इमरजेंसी के मुख्य प्रभाव तो काफी कठोर और अभूतपूर्व। इसका प्रभाव क्या हुआ, तो दोस्तों इसका प्रभाव बहुत सारी चीजों पर पड़ा, है ना। ये बहुत लंबा भी चला, ये 1975 से स्टार्ट हुआ और ये 1975 से चलते चलते 1977 तक चला। और इस बीच में 2-3 चीजें बहुत बुरा हुआ हमारे देश में, जैसे कि एक नसबंदी अभियान चलाया गया। नसबंदी अभियान सरकार के द्वारा चलाया गया, जो बहुत ही बुरा था। नसबंदी अभियान जो बहुत ही बुरा माना जाता है। इसका मतलब यह है कि देखिए, इंदिरा गांधी जी, आपको पता होगा कि इस टाइम तक 1975 में भी उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, और गरीबी का सबसे बड़ा कारण माना गया कि भारत में जो जनसंख्या विस्फोट है, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है भारत में, तो यहाँ पर गरीबी का सबसे बड़ा कारण ये था। इंदिरा गांधी जी के द्वारा ऐसा उनका मानना था कि हमारे देश का सबसे बड़ा जो कारण है गरीबी का, वह कारण क्या है कि हमारे पास जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो जनसंख्या कंट्रोल किया जाए। और उन्होंने परिवार नियोजन और ये सब कार्यक्रम स्टार्ट किया था, लेकिन इनको लगता था कि इससे ज्यादा कुछ हो नहीं रहा है। तो इमरजेंसी के दौरान इन्होंने क्या किया दोस्तों, नसबंदी अभियान चलाया। और इसमें कायदे से तो ये था कि जिनके बच्चे हैं, 2-3 बच्चे हैं, उनका नसबंदी कर दिया जाए। लेकिन इसका जो प्रैक्टिकल फॉर्म था, जो व्यवहारिक पक्ष था, वो जब देखा गया तो यहाँ पर बहुत कम एज के बच्चों का भी पकड़ करके नसबंदी कर दिया गया। वृद्धों का, बूढ़ों का और बच्चों का, किसी को नहीं छोड़ा गया। मतलब कि जो ऐसा आरोप लगाया जाता है कि जो अधिकारी लोग हैं, इन अधिकारियों को टारगेट तक दिया गया था कि आप इतना ज्यादा वो नसबंदी करो, आपको ये टारगेट है। तो पकड़ करके जो क्षेत्र के अधिकारी होते थे, है ना, वो पकड़ करके क्या करते थे, जबरदस्ती लोगों का नसबंदी कर देते थे। तो ये हमारे लोकतंत्र का सबसे काला धब्बा माना जाता है। इसके अलावा इसी टाइम एक चीज और आप ध्यान रखेंगे, जो प्रेस पर सेंसरशिप, ये घटनाएं पूछी जाती हैं। आप ये मत सोचो कि केवल कहानी के रूप में है। प्रेस पर सेंसरशिप, आपसे पूछा जाएगा कि स्वतंत्र भारत पर पहली बार सेंसरशिप, ये वाला रहेगा ना, स्वतंत्र भारत में आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि स्वतंत्र भारत में पहली बार मीडिया पर सेंसरशिप कब लगाया गया था। अरे भाई, सेंसरशिप, तो आपसे पूछा जाएगा कि स्वतंत्र भारत में मीडिया पर पहली बार सेंसरशिप क्या होता है कि जो भी अखबार छपेगा तो पहले सरकारी दफ्तर में जाकर के सरकार उसकी जांच करेगी, अगर वो सब कुछ ठीक ठाक है तब वो आगे जाकर के बिकेगा अखबार। मतलब कि अंग्रेजों जैसी स्थिति, अंग्रेजों का जब शासन व्यवस्था था तो अखबार पर सेंसरशिप भी इसी टाइम लगाया गया था। तो ये 2 सबसे विवादित प्रभाव थे, एक नसबंदी अभियान सरकार का और दूसरा है प्रेस पर सेंसरशिप लगाया गया। ये 2 बड़े आरोप लगाए जाते हैं। आरोप क्या, मतलब ये सही भी था कि बहुत बुरा घटना है ये दोस्तों, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो जो सही है इसको सही कहना चाहिए, और सही क्या है, सही यही है कि ये गड़बड़ था। इस इमरजेंसी का मुख्य प्रभाव तो एक तो ये हो गया। दूसरा दोस्तों,
संवैधानिक अगर हम पक्ष देखें तो सरकार ने 42वां संविधान संशोधन किया 1976 में, और 42वां संविधान संशोधन करके संविधान के बहुत सारे आर्टिकल को चेंज कर दिया। एक तरफ से एक तरफ तक इन्होंने, सरकार ने क्या किया कि संविधान के जितने भी मेजर प्रावधान थे लगभग सबको अपने पक्ष में उन्होंने मोल्ड कर दिया। और संविधान में इतना ज्यादा चेंज हुआ कि इस संशोधन को क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, छोटा संविधान कहते हैं। यानी ये कहा जाता है कि जब एक बार 1950 में संविधान लागू हुआ, उसके बाद 1976 में ये दूसरा संविधान, सरकार ने इतना कुछ प्रावधान कर दिया कि पूरा संविधान का भाव ही चेंज होने लगा। और इसीलिए जब ये चीजें, जैसे जब ये इमरजेंसी समाप्त हुआ तो जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में गड़बड़ी किया गया था, इसको सुधारा गया कब, 44वां संविधान संशोधन 1978 में। और यहाँ पर ये चीजों को सामान्य करने का प्रयास किया गया। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको कि इसमें लोकसभा का जो कार्यकाल है ये 6 वर्ष कर दिया गया था, तो इसमें वापिस से 5 वर्ष कर दिया गया, 5 वर्ष कर दिया गया। तो ये एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। हालांकि कुछ अच्छे भी थे 42वें संविधान संशोधन में, जैसे कि मौलिक कर्तव्य वगैरह जोड़े गए थे, तो वो यहाँ का विषय नहीं है। 44वां संविधान संशोधन 1978। अब यहाँ पर एक चीज आपको और ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये सब तो किया ही गया, लेकिन इमरजेंसी का मेन कारण चेंज किया गया, जिस कारण पर इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाया था। तो कारण क्या था, कारण ये था कि उन्होंने आंतरिक गड़बड़ी के आधार पे, ये मैं पहले बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं, आंतरिक गड़बड़ी के आधार पे आपातकाल लगाया गया था। तो ये शब्द ही हटा दिया गया कि भाई इन फ्यूचर कभी किसी और सरकार के द्वारा आंतरिक गड़बड़ी के आधार पे आपातकाल न लगाया जाए, और इसलिए इस शब्द को हटा करके कहा गया सशस्त्र विद्रोह जब तक नहीं होगा। अब इन दोनों में अंतर क्या है, विद्रोह जब तक नहीं होगा तब तक आपातकाल नहीं लगाया जा सकता। देखिए, आंतरिक गड़बड़ी परिभाषित नहीं है। क्या ऐसा है कि इतने बड़े देश में कहीं पर कुछ हमेशा हलचल होता रहता है, कहीं ना कहीं विद्रोह हो रहा है, कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं, तो इस आधार पे तो सरकार हमेशा इमरजेंसी लगा सकती है। बस इंदिरा गांधी के खिलाफ जब जेपी मूवमेंट स्टार्ट किया गया तो इंदिरा गांधी जी ने यही कहा कि भाई ये आंतरिक गड़बड़ी है, और गड़बड़ी परिभाषित तो है नहीं, इसलिए इसको हटा करके सशस्त्र विद्रोह, यानी जब तक शस्त्रों के साथ, हथियार के साथ सरकार के खिलाफ विद्रोह न हो तब तक सरकार, अगर शांतिपूर्ण आंदोलन हो रहा है तब सरकार आपातकाल नहीं लगा सकती। अगर हथियारों के साथ, है ना, शस्त्र के साथ, अगर देखिए सशस्त्र, शस्त्र सहित अगर विद्रोह होगा तभी सरकार के द्वारा आपातकाल लगाया जाएगा। ये चेंज किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा परिणाम 44वां संविधान संशोधन 1978 हुआ, 42वां था ये इमरजेंसी के, ये 42वां संविधान संशोधन 1900, इसका सबसे बड़ा प्रभाव होगा 42वां संविधान संशोधन 1976, और इसको ठीक किया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ठीक है, अब राष्ट्रपति शासन हम लोग समझ लेते हैं। तो राष्ट्रपति, मेन राष्ट्रीय आपातकाल ही था। अब राष्ट्रपति शासन क्या है, राष्ट्रपति शासन दोस्तों होता है कि भारत में आपको पता है जैसे 28 राज्य हैं, तो किसी राज्य की कानून व्यवस्था फेल हो जाए, और ये कोई युद्ध आक्रमण ऐसा कुछ नहीं है, ये नेशनल मुद्दा नहीं है, ये उस राज्य की प्रॉब्लम है। तो किसी राज्य की, जैसे ये इतना बड़ा देश है, इसमें कुल 28 राज्य हैं, लेकिन किसी एक राज्य की कानून व्यवस्था फेल हो जाए तो क्या पूरे देश में आपातकाल लगा दिया जाए? नहीं। तो ये उस राज्य की प्रॉब्लम है। तो उस राज्य की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए एक दूसरे प्रकार का आपातकाल की घोषणा की गई। आपातकाल तो ये भी है, लेकिन ये राज्य का आपातकाल है, और इसलिए इसको क्या कहते हैं, राष्ट्रपति शासन कहते हैं। ये राज्य का आपातकाल है, लेकिन इसको, ये राष्ट्रीय आपातकाल नहीं है, ये राज्य का आपातकाल है, इसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं, आर्टिकल 356। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जब भी लगेगा तो ये पूरे राज्य में लगेगा, ये राज्य के किसी हिस्से में नहीं लगेगा। राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में मैंने बताया था, या तो पूरे देश में लगेगा या देश के किसी हिस्से में लगेगा। लेकिन जब राज्य आपातकाल की बात होगी या राष्ट्रपति शासन की बात होगी तो राष्ट्रपति शासन हमेशा पूरे राज्य में लगेगा, राज्य के किसी हिस्से में नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये उस राज्य में ही लगेगा, दूसरे राज्यों में नहीं। जिस राज्य की प्रॉब्लम होगी उसी राज्य में लगेगा। तो इसका क्या कारण बताया गया है, मतलब ये कितने कारणों पर लगाया जाएगा? तो ये दोस्तों 3 कारण इसके भी हैं। इसके भी कितने कारण हैं? 3 कारण हैं। 3 कारण है। 2 कारण तो 356 में ही बताया गया है और 1 कारण 365 में बताया गया है। तो टोटल अगर कारण पूछेगा तो 3 बताएंगे, संख्या तो नहीं पूछा जाएगा, टोटल कारण हो जाएंगे 3, लेकिन 356 में 2 कारण बताए गए हैं। तो 2 कारण कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं, और तीसरा कारण मैं बता दूंगा। तो 356 में 2 कारण बताए गए हैं। क्या 2 कारण बताएंगे? अच्छा, इसको कौन लगाएगा? तो इसको राष्ट्रपति द्वारा ही लगाया जाएगा, इसको भी राष्ट्रपति द्वारा लगाया गया। अब राष्ट्रपति कैसे लगाएगा, इसके बारे में क्या है देखिए, पहले कारण समझ लीजिए। इसका कारण जो है ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो कारण है राष्ट्रपति शासन का कारण, तो राष्ट्रपति शासन का जो कारण है
राष्ट्रपति शासन के दो कारण मैंने आपको बताया, 356 में दो कारण बताए गए हैं। तो पहला, अगर राष्ट्रपति को राज्यपाल सिफारिश करता है, राज्यपाल सिफारिश करता है, सिफारिश देता है। सर इसका मतलब क्या हुआ? आपको पता है हर राज्य में एक राज्यपाल होता है। हो सकता है दो राज्यों में अलग अलग राज्यपाल यही होता है, लेकिन हो सकता है कि दो राज्यों का कॉमन एक ही राज्यपाल हो, लेकिन हर राज्य में एक राज्यपाल होगा। दो राज्यपाल नहीं हो सकते, लेकिन हर राज्य में एक राज्यपाल होगा। तो वो राज्यपाल क्या करेगा? राष्ट्रपति को सिफारिश देगा। सिफारिश क्या देगा? वो रिपोर्ट भेजेगा लिख करके कि इस राज्य की कानून व्यवस्था फेल हो गई है। तो राज्य की कानून व्यवस्था फेल है। कारण क्या है? राज्य की कानून व्यवस्था फेल होना, राज्य की कानून व्यवस्था फेल होना, कानून व्यवस्था फेल होना। और ये फेल होना कौन बताएगा? तो राष्ट्रपति को कौन सिफारिश देगा? ये राज्यपाल। राज्यपाल रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजेगा कि देखो भाई इस राज्य की कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है, अब यहां पर आप राष्ट्रपति शासन लगा दो। तब राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। तो पहला कारण क्या है? पहला आधार जो बनता है वह राज्यपाल का सिफारिश पत्र, कि राज्यपाल ने खुद सिफारिश किया, खुद रिक्वेस्ट किया राष्ट्रपति से कि यहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दो। और दूसरा, राष्ट्रपति स्वयं आश्वस्त हो जाए, आश्वस्त हो। तो देखिए दोनों कारण है। पहला कारण राज्यपाल ने सिफारिश किया। अच्छा ये बनाया क्यों गया? देखो हर राज्य में राज्यपाल क्यों रखे गए थे? उस टाइम जब हमारा संविधान बन रहा था तो आपको पता है कि भारत में बहुत सारी रियासतें थी। और इसका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दूं। देखो दोस्तों, भारत में बहुत सारी रियासतें थी और वो सब अलगाव की स्थिति में थे। सब नहीं थे लेकिन मैक्सिमम अलगाव की स्थिति में थे। तो सबको बड़े मुश्किल से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा और उनके साथी मेनन जी के द्वारा सबको बड़े मुश्किल से बांधा गया, एक सूत्र में पिरोया गया। हमारे जो राज्य हैं वो समझ लो आप मोती हैं, और मोतियों की एक माला बनाई गई भारत का, है ना। लेकिन इनको ये टूटे नहीं, ये सब जुड़ करके रहे, इसीलिए ये प्रावधान किया गया। तो अगर मान लो कि किसी राज्य का अलगाव की स्थिति है तो सेंटर को पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए हर राज्य में राज्यपाल बनाया गया, और राज्यपाल हमेशा रिपोर्ट भेजता है राष्ट्रपति को कि यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है। वो बार बार बताता रहेगा कि यहाँ सब ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है, ऑल इज वेल। राज्यपाल हमेशा ऐसा रिपोर्ट राष्ट्रपति को बताता रहेगा। अब ऑफिशियल ऐसा नहीं होता, लेकिन पर्पज यही था। लेकिन जब राज्यपाल को यह लग जाए कि भाई यहां पर अलगाव की स्थिति है, इस राज्य में तो अलगाव की स्थिति है, और यहाँ की जो सरकार है वह जनता को भड़का रही है कि भारत से अलग हो जाओ, और ऐसी कंडीशन में दोस्तों राज्यपाल तुरंत सतर्क हो जाएगा और वह तुरंत राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजेगा कि भाई देखो यह राज्य जो है, यहाँ की सरकार ठीक नहीं कर रही है, अलगाव की स्थिति है, आप तुरंत यहाँ पर आपातकाल लगा दो, सॉरी राष्ट्रपति शासन लगा दो। तो राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। ये तो हो गई राष्ट्र। लेकिन आप कल्पना करो कि राज्यपाल वहां पर भेजा गया और वो भी सरकार के साथ साठगांठ कर ले। और इसीलिए राज्यपाल के बारे में एक नियम भी है कि राज्यपाल उस राज्य में राज्यपाल नहीं होगा जिस राज्य का वो है। इसीलिए ये कारण है। अगर आप संविधान समझोगे तो यही सब कारण बनते हैं ना। राज्यपाल अपने ही राज्य का राज्यपाल नहीं हो सकता। कारण क्या है? वो वहीं पर सरकार से मेल मिलाप कर लेगा, और जिस कारण से वो बनाया गया था वो भाव ही बिगड़ जाएगा। भाव यही था कि राज्यपाल इसलिए वहां पर हो ताकि वहां पर निगरानी कर सके कि सरकार अलगाव की स्थिति ना कर ले, उस राज्य में कानून व्यवस्था सही से चले। और इस कंडीशन में अगर राज्यपाल भी वहां से साठगांठ कर ले तब क्या होगा? इसीलिए दूसरा कारण बनाया गया कि राष्ट्रपति स्वयं आश्वस्त हो जाए। तो दोनों कारण है। पहले तो राज्यपाल का रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास जाएगा, और अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि नहीं राज्यपाल रिपोर्ट नहीं दे रहा है लेकिन गड़बड़ है, तब भी राष्ट्रपति के द्वारा वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। तो ये दो कारण है। एक कारण है 365 में, ये बड़ा कारण नहीं है लेकिन कारण है तो है। 365 में कहा गया है, 365 में क्या प्रावधान है दोस्तों, कि अगर केंद्र के द्वारा राज्य को कोई काम दिया जाता है, केंद्र के द्वारा राज्य को कोई सूचना दी, कोई काम दिया जाता है, निर्देश दिया जाता है, और उसको राज्य फुलफिल नहीं करते, उसको वो नहीं मानते, तो इस कंडीशन में राष्ट्रपति के द्वारा 356 का प्रयोग किया जाएगा, किया जा सकता है। ऐसा 365 में लिखा है। तो 365 भी एक आधार बनता है 356 का, इसी में लिखा हुआ है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर
केंद्र के द्वारा दिया गया दिशा निर्देश राज्य उसको पूरा नहीं करते, उसको उस बात को नहीं मानते, तो इस कंडीशन में राष्ट्रपति के द्वारा उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। 356 का प्रयोग किया जा सकता है। अच्छा, इसकी क्या अवधि होगी? अच्छा, इसमें जब आप राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो इसमें राष्ट्रपति लगा देगा और इसमें संसद की मंजूरी नहीं चाहिए। ठीक है, इसमें संसद की मंजूरी नहीं चाहिए, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति जब लगाता है तो पहली बार में 6 महीने, वो 1 महीने वाला नियम नहीं होता। पहली बार में 6 महीने तक चलता है और इसके बाद वो बढ़ाता रहता है और ध्यान रखना है कि बढ़ाते बढ़ाते वो अधिकतम 3 वर्ष तक लगा सकता है। 3 वर्ष तक, अधिकतम 3 वर्षों तक लगाया जा सकता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लगाया जा सकता है? तो अधिकतम दोस्तों ये 3 वर्षों तक लगाया जा सकता है राष्ट्रपति शासन। आपातकाल अनिश्चित काल के लिए था, लेकिन ये 3 वर्षों तक होगा, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले कुछ फैक्ट है, जैसे सबसे पहले राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया था? तो सबसे पहले पंजाब में लगाया गया था। आजादी के बाद सबसे पहले जो लगाया गया वो पंजाब में लगाया गया। सबसे ज्यादा कहां पर लगाया गया? तो दोस्तों 2 राज्य हैं जहां पे सबसे ज्यादा लगाया गया। एक उत्तर प्रदेश में 10 बार लगाया गया और एक मणिपुर भी है जहां पे 10 बार लगाया गया। मणिपुर में भी 10 बार। तो ये दोस्तों 10-10 बार है, यूपी है ना, यूपी और मणिपुर। बाकी पंजाब में पहली बार लगाया गया था 1951 में ही, संविधान लागू होते ही पंजाब में राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया गया था। तो ये फैक्ट है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। अब वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल दोस्तों यह सबसे देश की बुरा कंडीशन है। ये क्या होता है मैं आपको बताता हूं। इसका प्रावधान है 360 में और ये तीसरे प्रकार का आपातकाल है, ये भी राष्ट्रपति ही लगाएगा। अब इसकी कल्पना क्या की गई थी, इसको क्यों जोड़ा गया था, ये आप ध्यान से समझो। अब मान लो आपकी सरकार के पास या हमारे देश के पास इतना ज्यादा कर्ज हो जाए कि देश दिवालिया हो जाए, सरकार के पास इतना पैसा ना हो कि वो अपने कर्मचारियों को वेतन दे सके, तो क्या लगता है देश में हाहाकार नहीं हो जाएगा? किसी को वेतन ही नहीं है और सरकार से मांग रहे हो तो सरकार कह रही है कि हमारे पास भैया पैसे नहीं है। ऐसी कंडीशन में देश में हाहाकार मचा जा सकता है। तो उसको कंट्रोल, उसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। और इस बैंक जो है वो बहुत दिवालिया, करप्ट हो जाए और पूरा देश की आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ हो जाए, दिवालिया हो जाए पूरा देश, यानी कि कुल मिलाकर के अगर वित्तीय साख जो है वो खतरे में है और कंडीशन बहुत क्रिटिकल हो गया है, तो इस कंडीशन में राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल, वित्तीय आपातकाल लगाया जाएगा। राष्ट्रपति के द्वारा यह भी लगाया जाएगा वित्तीय आपातकाल। तो कुल मिलाकर के अगर देश के ऊपर ऋण बहुत ज्यादा हो जाए, कर्ज बहुत ज्यादा हो जाए, देश के पास वेतन देने तक के पैसे ना हो, ये सब कंडीशन है। तो अच्छा, जब ये लगेगा तो क्या हो जाएगा? ये लगेगा तो सरकार जैसे ये कह सकती है कि भाई जितने लोगों को वेतन दिया जा रहा है उसको कम किया जाएगा, जिनको सैलरी दी जा रही है कम दी जा सकती है। जैसे आप संविधान पढ़ते हैं तो संविधान में है ना कि भाई अपने पद पर रहते हुए सेवा शर्तें कम नहीं की जाएंगी, तो जनरली नहीं की जाती। अगर करेंगे तो आप चुनौती दे दोगे सुप्रीम कोर्ट में। मान लो आप भाई कर्मचारी हो, आपको मान लो 50,000 रुपए की सैलरी मिलती है, 50,000 की सैलरी मिलती है और सरकार ने कहा कि नहीं अब हम आपको 10,000 देंगे, 20,000 देंगे, तो आप कोर्ट पहुंच जाओगे सरकार के खिलाफ। क्यों पहुंच जाओगे? आप कहोगे कि देखो सरकार ने हमें वादा किया था कि भाई आप इस पद पर रहोगे तो हम 50,000 सैलरी देंगे, लेकिन अभी सरकार हमें 10,000 दे रही है, 20,000 दे रही है। तो कोर्ट कहेगा नहीं भाई ये तो गलत है, सरकार को पूरा देना होगा। लेकिन यही कंडीशन होगा जब वित्तीय आपातकाल लगेगा तो सरकार ऐसा करेगी तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। समझ में आ रहा है आपको? तो वित्तीय कंडीशन को ठीक करने के लिए, उसको सुधारने के पर्पज से इसका प्रावधान किया गया, इसका व्यवस्था किया गया कि ऐसी कभी कंडीशन है तो लोग कोर्ट ही पहुंच जाएंगे, पूरे देश में हाहाकार मच जाएगा। तो इसलिए जब वित्तीय आपातकाल लगेगा तो सरकार को जो मर्जी होगा वित्तीय मामले में वो फैसला लेगी और कोई कुछ नहीं बोलेगा, बोल ही नहीं सकता। इसीलिए तो ये प्रावधान है। तो ये भैया अभी तक नहीं लगाया गया है और भगवान करे कभी लगे भी ना, क्योंकि ये बहुत खराब कंडीशन होती है, भूखमरी तक की कंडीशन आ जाती है देश में। ठीक है, क्योंकि पैसे पर किसी को भरोसा ही नहीं होता और पैसे पर भरोसा नहीं होगा तो फिर पूरी व्यवस्था ही गड़बड़ हो जाएगी, सब पूरा स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो ये वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था थी दोस्तों। आपातकाल से जुड़े संशोधन देख लो आप। संशोधन में क्या बदलाव किया गया, संशोधन क्या बदलाव किया, मतलब कि कौन कौन से संशोधन है जो आपातकाल से संबंधित है। तो एक 38वां संशोधन है 1978 में किया गया था। इमरजेंसी को कोर्ट के समीक्षा से बाहर बताया गया था। सरकार ने जब आपातकाल लगाया तो उसके बाद सरकार के द्वारा, इंदिरा गांधी जी के द्वारा 38वां संविधान संशोधन किया गया और उन्होंने कहा कि जब भी आपातकाल लगाया जाएगा तो कोर्ट उस पर
जांच नहीं कर सकती, कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकती। हालांकि बाद में कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया, तो ये केवल समझने के लिए है, ये रटिए का नहीं। 42वां संविधान संशोधन इसी के तहत किया गया, आपातकाल के दौरान ही, और इसमें केंद्र की शक्तियां बढ़ा दी गई थी। 44वां संविधान संशोधन, इमरजेंसी लगाने की प्रक्रिया को कठोर किया गया। कठोर कैसे किया गया? आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर क्या कर दिया गया? सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। इसके अलावा क्या किया गया? 20 और 21 समाप्त नहीं होंगे, ये भी कहा गया इसी संशोधन के द्वारा। तो ये हो गए दोस्तों। अब महत्वपूर्ण कुछ की पॉइंट हैं। राष्ट्रीय आपातकाल लिखित सलाह पर ही लगाया जाएगा, और किसके लिखित सलाह पर? मंत्रिमंडल के। और मंत्रिमंडल शब्द कहां पर है? संविधान में केवल एक ही जगह है। किस आर्टिकल में? 352 में है। आर्म्ड रिबेलियन, इसका मतलब होता है सशस्त्र विद्रोह। शब्द 44वें संविधान संशोधन से आया था, इसके पहले ये हमारे संविधान में नहीं था। इसके पहले इस शब्द की जगह पे क्या था? आंतरिक गड़बड़ी था, इंटरनल डिस्टर्बेंस था। आर्टिकल नंबर 19 केवल युद्ध या बाह्य आक्रमण में ही निलंबित होगा, और ध्यान रखना है सशस्त्र विद्रोह के आधार पे 19 को निलंबित नहीं किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 20 और 21 कभी निलंबित नहीं होंगे, ये 359 में बताया गया है, ये 359 में बताया गया है, और ये जो 19 वाली बात है ये 358 में बताया गया है। ये आर्टिकल भी पूछा जाता है। राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्ष तक होगी, लेकिन आपातकाल का अधिकतम अनिश्चित काल के लिए। ठीक है, मुंबई केस हुआ था जिसमें राष्ट्रपति शासन पर रोक लगाई गई थी 1994 में। कोर्ट ने कहा था कि नहीं भाई, अब आप इन कारणों के बावजूद भी अगर कंडीशन ठीक ठाक है तो आप राष्ट्रपति शासन तुरंत ही नहीं लगा दोगे, पर्याप्त कारण होने चाहिए, है ना, राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए। तो SR मुंबई मामला हुआ था। वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगाया गया है, मतलब 0 बार है। 1975 का इमरजेंसी भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा, सबसे काला धब्बा कह लो आप इसको। राष्ट्रीय आपातकाल में संसद स्टेट लिस्ट पर भी कानून बना सकती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये किस आर्टिकल में बताया गया है? 250 में बताया गया है। इमरजेंसी लागू होने पर वेतन भत्तों में कटौती संभव हो जाती है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं यह क्लास आपको बेहद पसंद आया होगा और आपके आने वाले एग्जाम में बेहद हेल्पफुल भी होगा। आपने इतना समय दिया, वीडियो को अच्छे से देखा और मेरे ऊपर भरोसा जताया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं और आपका विशेष धन्यवाद करता हूं दोस्तों। और बस ये है कि पहले मैं लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं था, अब ऐसी कोशिश होगी। बाकी परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं, अब क्या ही कर सकते हैं दोस्तों, बार बार एक ही शब्द कहना भी उचित नहीं होता। बाकी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आगामी एग्जाम के लिए। आपको दोस्तों मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि आप जल्दी सफल हों और अपने घर का एक कह लो कि हीरा कोहिनूर बन करके उभरो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह क्लास अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और ऐसे करके आप हमारा हौसला बढ़ाएं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए होगा दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।